नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पुराने जर्जर क्लासरूम में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में झाड़ियों के बीच बुधवार की दोपहर नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर एनके सिंह की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार कोरोना काल में स्कूल में शेल्टर होम बनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उसी समय तो किसी की मौत नहीं हो गई थी या फिर किसी की हत्या करके शव तो नहीं फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। ऐसा था कि विद्यालय के पीछे काफ़ी जंगल झाड़ी लगा हुआ है और काफ़ी हमें लगता है कि जब से मैंने यहाँ प्रधानाचार्य का पद भार ग्रहण किया उसको खेल मैदान के लिए नगर निगम से लिखा पढ़ी चल रही थी। 2 दिन से खेल मैदान के बनाने हेतु साफ सफाई अभियान चल रहा है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन आज रेसेस में बच्चे कौतूहल होकर विद्यालय के पीछे साफ सफाई जो हुई है और बच्चों का चूँकि अब जागरूकता उनके में है कि अब हमको खेलने का एक अवसर मिलने जा रहा है, वो गए और उधर वो देखे कि पीछे के जो 5 जर्जर कमरा है उसमें कोई एक कंकाल टाइप की एक शव पड़ी हुई है। और उसको देखते ही जो ही मुझे सूचना मिली बच्चों के माध्यम से, मैंने तुरंत अपने प्रबंधक, अपने नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी जो बरुणा पार के हैं उनको सूचना दिया और कैंट एसओ को मैंने सूचना दिया, उससे अवगत करा। बस इतने ही तक मुझे। आपने देखा सर मौके पे किस तरह की डेड बॉडी? नहीं, मौके पर मैं अभी पहुंचा नहीं। मैंने तो सूचना दिया है और बच्चों के द्वारा जो ज्ञात हुआ उसके बाद ही मैं तमाम प्रशासनिक कार्रवाई जो भी होगी उसको सूचना। वो जो आप भी तो देखे हैं सर वो कोठरी किस तरह की? क्या पहले उसमें नहीं, बहुत ही लंबे समयों से उसमें कोई क्लासेज नहीं चलती हैं। वो भवन एकदम जर्जर है, कभी भी उसकी बिल्डिंग छत टूट सकती है, उसमें बैठने का नहीं है। आप देखे होंगे कि फर्श की भी स्थिति क्या होगी। तो पता न कितने लंबे समय से, मैं 2017 से आया हूँ, उसके बहुत पहले से उस भवन का कोई इस्तेमाल नहीं है। भवन की छत पर देखे होंगे कम से कम 1-1 पेड़ हमको लगता है कि 20-20 फुट के रहे होंगे। लेकिन जो पुलिस विभाग के द्वारा या आप लोगों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो भी सूचनाएँ मिले वो बहुत लंबे समय का, हमें लगता है कि 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने का वो कोविड-19 के दौरान का ही वो कोई है। इस तरह की बॉडी मिला कि आम आदमी जा पाता है कभी? नहीं, कोई जाता नहीं उसमें। उस कैंपस के पीछे कोई जाता ही नहीं। जब हम बहुत पहले आए थे तो जो हमारी बाउंड्री थोड़ी सी टूटी उटी थी, अब तो जुड़ गई है, तो उस समय भी हम लोगों ने काफ़ी प्रतिरोध करने के, लेकिन इतनी जंगल झाड़ी किसी की हैसियत नहीं है कि उसमें कोई जा पाए। तो सर कहा जाएगी वैश्विक महामारी के बाद अब विद्यालय खुला तब ये जानकारी हो पाई। हाँ, आज ही रेसेस में मध्यावकाश में बच्चों के माध्यम से मालूम हुई। इसके पहले कोई सूचना नहीं, जबकि 2 दिन से चूँकि वो उधर साफ सफाई भी चल रही है, नगर निगम उसको करा रहा है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं वो करा रहे हैं, चूँकि 100 से कोई दुर्गंध भी नहीं आए कि किसी को कहीं से कोई सुराग भी पता चल सके। तो बच्चों के द्वारा मालूम हुआ, जिसकी सूचना मैंने तमाम जगह ये किया। सर तो क्या लगता है डेड बॉडी किसकी होगी, कैसे यहाँ तक पहुँची? अब ये तो हमारे कहने का कहीं से नहीं कि इसकी हो सकती है, लेकिन विद्यालय कोविड-19 में आश्रय स्थल बनाया गया था प्रशासन के माध्यम से, जिसमें सड़क पर जो चलने वाले राहगीर और दिमाग से हल्के थे, जिनको पागल की भी दौर हम कह सकते हैं, वो इसमें थे। और उस कोविड-19 के दौरान में नगर निगम के कर्मचारियों पर, चाहे हमारे कर्मचारियों पर, जो भी यहाँ लोग उसके देखभाल में थे, चाहे डॉक्टरों के ऊपर ईंटा पत्थर भी लेके दौड़ाने का कार्य करते थे। ये तो मैंने उस समय देखा था। अनुमान क्या है कि हो सकता है उसी में कोई पागल उसमें? इतने भी अब ये तो मैं कह नहीं सकता भाई, लेकिन जो भी आप देखें। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। प्रभारी निरीक्षक कैंट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। जरूरत पड़ी तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दिया गया है। कॉलेज है कचहरी के पास से, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि पीछे क्लासरूम कुछ यहाँ बने हुए हैं। एक्चुअली मेन बिल्डिंग आगे है, इंटर कॉलेज के पीछे जो है ये गेट लगा हुआ है, पूरी बाउंड्री है।
और ये पोर्शन पिछले 15 साल से यूज़ नहीं होता है, बता रहे हैं। जर्जर बिल्डिंग है काफ़ी। तो कुछ आज इधर सफाई का काम चल रहा था, इधर काफ़ी झाड़ियाँ उग गई थी, तो सफाई का काम चल रहा था। इधर कुछ लड़के आए, उन्होंने खिड़की से देखा, फिर सूचना दी। तो सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पे आई और यहाँ से सब सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और आगे की कार्रवाई फिर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और उसमें निर्धारित किया जाएगा कि क्या कारण रहा डेथ का। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगी। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और डिकम्पोज हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो ऐसे देख करके कुछ कोई इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता। मेल बॉडी है कि फीमेल बॉडी है? ये भी नहीं बताया जा सकता, डिकम्पोज काफ़ी हो चुकी है। तो ये पोस्टमार्टम के बाद इंटरनल पार्ट्स का जब होगा तभी पता चल पाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह का आयोजन 16 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 16 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। शताब्दी समारोह के पहले दिन का उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। काशी विद्यापीठ के परिसर के सभी विभागों में छात्र छात्राओं ने शताब्दी वर्ष के मौके पर मनमोहक रंगोलियों को भी तैयार किया है। वहीं विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन पीठ में शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है, जो बेहद ही गौरवपूर्ण रहा है। देश की आज़ादी से लेकर देश की नींव रखने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक अहम भागीदारी रहा है। इसे हम संजो कर रखना चाहते हैं। विद्यापीठ के छात्र छात्राओं से अपील है कि वह अपने इस गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखें और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी विद्यापीठ के नाम को और ऊंचा करें। आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आज शुरू हो रहा है और ये 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप जैसा जानते हैं कि 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश रत्न उसमें शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा निर्मित किया गया और ये देश में समरसता और देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो लोग बिछुड़ गए थे शिक्षा से, उनको शिक्षा से जुड़े रखने का एक प्रयास था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी हमेशा शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए आंदोलन के साथ साथ उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और अनेक लोगों ने यहाँ जेल में रह कर के भी शिक्षा ग्रहण किया और केवल शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया, शिक्षा भी दिया यहाँ के यशस्वी आचार्यों ने। तो इन सारी चीज़ों को याद करने का आज दिन है और आज के इस अवसर पे मैं पूरे विद्यापीठ परिवार, काशी की पूरी जनता, जो कि यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये 100 वर्ष के बाद विद्यापीठ का जो चुनौती है और जो उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर चुनौती है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि समाज में जिस तरह की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी के सपनों को ही अपनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गांधी जी के सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना एवं जो उनकी शिक्षा के प्रति आधारभूत मूल भावनाएं थी, उनको ही समाज में आगे बढ़ने और बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। ये संस्था हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित है, आने वाले दिनों में भी राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 100 वर्ष पूरे होने पर वहां के छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही छात्र छात्राएं इस उत्सव को मनाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। विद्यार्थियों की माने तो वह बेहद ही खुशनसीब हैं कि वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है उससे यह काफी प्रेरणा लेते हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है और प्लस क्या है कि अपने विद्यापीठ के लिए बहुत गर्व का दिन है आज। ये इतना यहाँ पे पूरा सजावट डेकोरेशन हुआ है और हम लोग यहाँ का आनंद भी ले रहे हैं। क्या सीख मिली इस विद्यापीठ से आप लोगों को? अनुशासित, सबसे बड़ी बात अनुशासन। हम लोग को यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई और किस तरह से हम लोग को रहना, अपने आगे इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम लोग को यहाँ सिखाया जाता है।
शिवपुर थाना अंतर्गत इंद्रपुर वार्ड में पिछले 2 दशकों से संस्कृत महाविद्यालय सहित कई रिहायशी मकानों की छत के ऊपर से गुजर रहा हाई टेंशन तार विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। शिवपुर थाना के इंद्रपुर वार्ड में करीब 2 दशकों से संस्कृत महाविद्यालय सहित कई रिहायशी मकान की छत के ऊपर से एक हाई टेंशन तार गुजर रहा है। वहां के लोगों के शिकायत करने तथा विधायक एवं वर्तमान राज्य मंत्री के निर्देश के बावजूद अभी तक वह नहीं हटा है। विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। पिछले 20 वर्षों से घरेलू बिजली का नंगा तार रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय व छात्रावास की छत से गुजरते हुए करीब 5 रिहायशी मकानों की छत से गुजर रहा है। जब यहां के लोगों से बातचीत की गई तो संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र ने बताया कि हम यहां पढ़ाई भी करते हैं और छात्रावास में रहते भी हैं, लेकिन छत पर आते वक्त खतरा सा लगा रहता है कि यह बिजली का नंगा तार कहीं कोई दुर्घटना को दावत न दे दे। सर, मेरा नाम धीरज कुमार दुबे, मैं प्राक्शासी प्रथम वर्ष का छात्र हूं और जो आप ये तार देख रहे हैं, ये तार को साइड से उस मकान की गली से जो रोड है वहाँ से जाना चाहिए था और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे जो तार है, मान लीजिए कोई बच्चा छू दे, तार नंगा है, करंट लग सकता है, इसलिए सबसे ठीक गुजारिश है कि ये तार जल्द हटवा दीजिए। वहीं जब स्कूल के शिक्षक प्रभुनाथ उपाध्याय और महाविद्यालय के अनुभाग अधिकारी अमरनाथ ठाकुर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमारे महाविद्यालय द्वारा अधिशासी अभियंता को कई बार पत्राचार के माध्यम से जानकारी दी गई तथा खुद विधायक रविंद्र जायसवाल भी यहां आ चुके हैं और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने अधिशासी अभियंता को पत्र के माध्यम से इस विद्युत तार को अविलंब हटाने का निर्देश भी दिया, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बिजली विभाग किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। संबंध में विभागीय अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित सूचना भी दी गई, लेकिन दुख ये है कि अद्य पर्यंत इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री रविंद्र जायसवाल जी द्वारा 5/4/2017 को भी अधिशासी अभियंता पंचम जी को पत्र दिया गया, लेकिन दुख है कि आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग किसी घटना का इंतजार कर रही है। वहीं जब पास के मकान से गुजर रहे विद्युत तार के बारे में भवन स्वामी फूलचंद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में हमारा पूरा परिवार ऊपर छत पर धूप सेकने भी नहीं जाता तथा गर्मी के मौसम में छत पर कोई भी बच्चा या हम लोग सोने भी नहीं जाते। उन्होंने बताया कि पूरे बनारस में बिजली का तार अंडरग्राउंड हो रहा है, इसके बावजूद हम लोगों की समस्या जहां की तहां है। साथ ही भवन स्वामी ने यह भी बताया कि यह विद्युत तार जब इधर से 25 वर्ष पूर्व गुजर रहा था तब यहाँ कोई मकान नहीं था, लेकिन अब मकान बन जाने के बाद विद्युत विभाग को चाहिए कि इस समस्या को जल्दी दूर करे, लेकिन बिजली विभाग अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग हमेशा सशंकित रहते हैं। बिजली की समस्या, ये तार जो है देख रहे हैं, नंगा तार जो है छत के ऊपर से जो है क्रॉस किया हुआ है। पीछे अभी और चलिए आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो है मकान के दीवार से फटे हुए चला गया है। जो छात्रावासीय जो है जगह है जहाँ छात्र रहते हैं, आए दिन रहते हैं, और मैं बालकाल में हम लोग भी छात्रावास में रहकर अध्ययन किए हैं। छात्रावास में तार लगने से जो है, तार की शॉर्ट सर्किट होने से इसका जगता जगता उदाहरण जो है कई यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़े हुए हैं, जैसे BHU में रमाकांत पांडे हैं, वो छात्र ने थे, उसमें हम लोग छात्र नेता थे सम्मेलन में। उस समय ऐसे ऐसे विद्यार्थियों की रक्षा किया गया। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये तार आखिर जाना किधर से चाहिए? ये तार जो है इसका मेन लुक लाइन आराम से है, वहाँ से लगा हुआ तार जो है रोड बना हुआ है, कॉलोनी का रोड है, जहाँ तार गया है वो कॉलोनी का रोड बना हुआ है, रोड के किनारे का चला जा सकता है वो। अब तो बना हुआ तार आना है। तो ये अब तो स्मार्ट सिटी में अंडरग्राउंड भी हो रहे हैं तार, आप लोग कंप्लेन किए कि नहीं? अभी कंप्लेन तो बहुत हुआ है, हमारे स्थानीय विधायक ने भी इस विषय पर जो है लिखा पढ़ी करके किए हैं। हमारे जो है ऑफिस के माध्यम से भी तमाम तरह की जो है लिखा पढ़ी किया गया है। हम लोग मौखिक तौर पर स्थानीय JE से तो बहुत काफ़ी बात की है, सब हट जाएगा, हटता है ये नहीं है। अब समान किस चीज़ का कर रहे हैं? अब कहीं क्या कर रहे हैं, अब क्या उनको जो है चाहिए, अब इस विषय में तो वही बताएंगे। वहीं जब इस बाबत इमलिया घाट स्थित विद्युत कार्यालय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर RK यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब यह विद्युत तार यहां से गया था तो उस समय मकान नहीं बने थे। अब उस तार को हटाने का प्रोसेस एस्टीमेट के माध्यम से
होगा उसे हटाने के लिए एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है। उस एस्टीमेट का वहन प्रार्थी को स्वयं करना होता है। साथ ही उन्होंने इस तरह की समस्या के निदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे तार गए हुए हैं, वो चाहे एसटी हो, एलटी लाइन हो, वो पूर्व के गए हैं। लाइन हमारी पूर्व की बनी हुई है और लोगों ने उसके बाद वहाँ पर घर बनाया है और घर बनाते समय इसकी सूचना न तो विभाग को न तो विद्युत सुरक्षा विभाग को इसकी दी गई है, इसकी कोई जानकारी। और जहाँ पर इस प्लाटिंग या अविकसित कॉलोनी बनी है वो कॉलोनाइजर का दायित्व था कि वहाँ विद्युतीकरण कराता, उसे जो समस्या थी विभाग को अवगत कराता, उसके बाद विभाग उनकी मदद करता। लेकिन अब हमारी लाइन पूर्व से बनी है तो उसे जो शिफ्ट करना है, उसे हटाना है, तो वो तो जो कॉलोनाइजर है वो प्रॉपर वे में एप्लीकेशन देंगे, उसका जो एस्टीमेट कास्ट बनेगा लाइन शिफ्टिंग का, क्योंकि विभाग लाइन शिफ्ट एक बार बना चुका है, सप्लाई सबको दे रहा है, तो उसे हटाने के लिए वो जो एस्टीमेट बनेगा वो एस्टीमेट कास्ट उन्हें जमा करना पड़ेगा, या तो सुपरविजन में कराना चाहते हैं तो करा लेंगे। तो इसकी कास्ट तो जो कॉलोनाइजर है अविकसित उसे ही वहन करना पड़ेगा। सर तार अभी तक नंगे हैं, केबलिंग के तार भी नहीं हैं और अंडरग्राउंड भी हो रहे हैं पूरे बनारस में, तो ऐसे में कोई आपकी तरफ से विभागीय सुझाव विकल्प दिखता है क्या कि लोगों को जान का खतरा भी लग रहा है? नहीं, उसके अलावा देखिए अंडरग्राउंडिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और सभी का हम लोगों ने एक सर्वे कर लिया है, इस एरिया का भी सर्वे हो गया है, और इसका जो है जो NPTI एक थी उनके द्वारा भी सर्वे हम लोग सहयोग से किया गया है। तो अंडरग्राउंडिंग का कार्य पूरे बनारस का ही बना हुआ है, ये धीरे धीरे काम हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि कार्य हो रहा है। तो ये अगले 1-2 साल में ये काम पूरा होगा, जो अंडरग्राउंडिंग का समस्त कार्य पूरे होंगे। केबलिंग वाली सर, अगर केबलिंग की व्यवस्था हो जाए तो छतों पे लोग कपड़े उपड़े भी नहीं सुखाते नहीं जाते, तो क्या वो नंगे तार हटाए जा सकते हैं क्या विभाग? नहीं, वो देखिए अब आपने अभी ये संज्ञान में आया है तो हम लोग उसका सर्वे कराएंगे, उसका सर्वे कराकर हम लोग ऊपर भेजेंगे। तो अगर इस तरह का जो या इस तरह कोई समस्या आती है जो है तो वो भी सर्वे होगा। तो ABC केबल का भी काम करा, अभी हम लोगों ने 15 किलोवाट काम कराया है 15 किलोमीटर का, तो वो काम लगातार हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पहले हम लोग वहाँ ध्यान दे रहे हैं, जहाँ थेफ्ट की ज़्यादा संभावना है पहले वहाँ दे रहे हैं। अगर इस तरह की थोड़ी है तो बिजनेस प्लान में भी हम लोग उसको करा सकते हैं। सर लोगों का कहना रहा, लोगों ने प्रमाण भी दिखाया कि इसमें मंत्री जी ने भी लेटर लिखा था रविंद्र जायसवाल जी ने बिजली विभाग को, 2017 में ही 2 वर्ष बीत गए, अभी तक वो कार्य समस्या जहाँ की तहाँ। नहीं, ऐसा नहीं, सारे काम माननीय मंत्री जी लोग जहाँ पर है सारे काम नहीं रुके हुए हैं, कुछ हो सकता है कुछ जगह इस तरह की जो है अभी बचे हों, लेकिन वो भी प्रोसेस में है, वो भी सब कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के शहीद स्थल चौरी चौरा थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। वर्ष 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1922 में 4 फरवरी को हुए चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 1 वर्ष तक मनाया जाएगा। इसी कारण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज चौरी चौरा शहीद स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर क्षेत्र की विधायक संगीता यादव ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। जी जी, थैंक यू। उत्तराखंड त्रासदी के बाद सभी फंसे लोगों की सुरक्षा हेतु एवं उनकी तलाश में लगे सुरक्षा बलों की सफलता के लिए वाराणसी में महिलाओं ने पंचमुखी गायत्री माता मंदिर में विशेष पूजन एवं प्रार्थना किया। वाराणसी में महिलाओं ने पंचमुखी गायत्री माता मंदिर में उत्तराखंड त्रासदी के बाद जो भी मजदूर वहां फंसे हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए जो सुरक्षा के जवान लगे हैं उनकी सफलता के लिए माता से प्रार्थना किया। महिलाओं ने गायत्री मंत्र का जाप करके माता से यह प्रार्थना किया कि शीघ्र ही वो मजदूर सही सलामत मिल जाएं और उनको निकालने में जो सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं उनको सफलता मिले।
महिलाओं ने भारत माता की जय तथा वंदे मातरम का उद्घोष करके उत्तराखंड ऑपरेशन में लगे सभी जवानों का मनोबल बढ़ाया। हमारा उत्तराखंड में फटा है और जिसके कारण इतनी भयानक तबाही आई है, पूरे गांव के गांव नष्ट हो गए हैं और बहुत बड़ी विपत्ति है। तो भगवान उसको जल्दी से जल्दी दूर करें। और उसके साथ ही जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी के नौजवान जो वहाँ लगे हुए हैं दिन रात और पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, न दिन रात की परवाह, पानी कुछ भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ गायत्री माता के मंदिर में उनके लिए प्रार्थना की है कि भगवान उनकी रक्षा करे, देवी माँ, और उनको सकुशल उनके घर वालों तक उनकी अच्छी न्यूज़ पहुँचती रहे और जो फंसे हुए हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा करें। बस माँ का आशीर्वाद बना रहे कि जो हमारे सैनिक हैं वो भी अच्छे से स्वस्थ मतलब निकल जाएं बाहर उन चीज़ों से। और ये कुदरत पे जो त्रासदी आई है, जो कि हम कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि ये हमारी ही है, जो हम कुदरत से छेड़खानी करते हैं और बार बार कुदरत हमको ये सिखाती है कि हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो कुदरत से बढ़ के कोई भी नहीं है। अब जहाँ तक ये है कि जब देहरादून के जो आपदा प्रबंधन कॉलेज से आपको मिल गया था कि ये जो ग्लेशियर है फटने वाला है, वीक है, तो वहाँ पर क्यों ये बनाया जा रहा था जो प्रोजेक्ट था, आखिर कुदरत ने दिखाया और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ढहा गया। तो आप सुनते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है उन चीज़ों को, क्यों आप वहाँ पर इस तरह से क्यों कंस्ट्रक्शंस करते हैं जहाँ पे आपको मना किया जाता है। और अभी बहुत से ग्लेशियर्स हैं जो उन्होंने चिन्हित किए हैं कि वो फटने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों की जान से खिलवाड़ मत करें। आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन मरते हैं गरीब मजदूर और सैनिक हमारे, उन पे जो आपदा आती है। बस हम तो बार बार देवी माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ उन सब की रक्षा करें। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।